हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। प्यारे बच्चों, आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो और आप इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के वैसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो आपके 2026 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारे जो है पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा प्रश्न रहेगा, तो बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज की इस क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, या आपको क्या करना है, इसको अच्छे से आप लोग जो है टेस्ट के रूप में लगाना है कि आप खुद जो है बताना है कि आपको खुद को कि मैं खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं आज की इस क्लास में। और आप लोग कमेंट करके सभी बच्चे ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि आप लोगों से खुद से जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है। उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, इस नंबर पे आप लोग हाय हेलो लिख करके सेंड कर दीजिएगा, आपको बच्चों ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए डियर, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, बस आप लोगों को एकदम एक एक आंसर देते चलना है। जिसका आंसर नहीं मालूम है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा या इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें पूरे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं, बिल्कुल रेडी हो जाइए। चलिए ओके, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि पर्वत एवं है ना ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो ऊंचे पठार और पर्वतों पर जो है, पहाड़ों पर जो है किस तरह की बस्ती पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या लगा रहे होंगे कि सर सिरुनुमा। बिल्कुल, ये तो आपने सिरुनुमा बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन यहां आपका क्या दिया भाई, रेखीय। तो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को रेखीय बस्ती के बारे में नहीं पता होगा। तो रेखीय बस्ती कैसा होता है भाई, जो सड़क नदी, देखिए याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। सड़क नदी है ना, नहर है ना, सड़क नदी नहर, ये आपका यानी किसका, नदी या नहर के किनारे जो बसा गांव होता है, जो बसा बस्ती होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय बस्ती कहते हैं। यहां से आपका पेपर में पूछे जाते हैं कि सड़क के किनारे बसे किस प्रतिरूप में आएगा, तो रेखिक में आएगा। या आपका नदी के बारे में पूछेंगे तो भी आपका रेखिक में आएगा, नहर के बारे में पूछेंगे तो भी आपका रेखिक में आएगा। अब यहां आपका क्या है, वृत्ताकार के बारे में, तो याद रखिएगा किसी है ना, देखिए तालाब या झीलों है ना, ध्यान रखिएगा, तालाब है ना, तालाब या झीलों, ध्यान रखिएगा, तालाब या झीलों के चारों ओर, झीलों के चारों ओर बसा गांव को, चारों ओर बसा गांव को ही जो हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार है ना प्रतिरूप कहेंगे। अब याद रखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है भाई, वृत्ताकार के यानी तालाबों और झीलों के किनारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, किस प्रतिरूप के, तो वहां आपको याद लगाना क्या, वृत्ताकार होगा। कभी कभी वृत्ताकार ना देकर के निहारिका रहता तो निहारिका आपको ठीक करना है। तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा भाई सिरुनुमा, यानी सिरुनुमा जो होता है वो पर्वत और ऊंचे पठारों पर जो है पाई जाती है। बिल्कुल आपने सही आंसर लगाया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सवाल पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में बांस है ना ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जहां बांस ड्रिप सिंचाई, आपको देखिए तुरंत आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, मेघालय। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी भारत का मेघालय एक राज्य है जहां पर जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम के जो है क्या किया जाता है भाई, सिंचाई किया जाता है। ये आपको याद रखना, मेघालय में। अब सवाल पूछा गया किस महादेश में सबसे अधिक जो है संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। पर्यटक मतलब समझ रहे हैं, जो घूमने जाते हैं है ना, जो एंजॉय मनोरंजन के लिए जो घूमने जाते हैं उसी को पर्यटक कहते हैं। और एक होता है पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल सबसे ज्यादा जो आकर्षित करता है वो कहां का भाई, तो हम सब जानते हैं कि यूरोप महादेश का जो सबसे ज्यादा जो है पर्यटक स्थल लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसीलिए जो है यहां पर इस महादेश में लोग जो है ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं। अब बात करेंगे भाई, आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा है ना, देखिए अगर पूछा जाए किस महादेश में सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या अगर किस महादेश में है ये पूछा जाएगा तो याद बताइएगा किस महादेश में है, जल्दी बताइएगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए एशिया का सबसे अधिक है, और दूसरा नंबर पे कौन आता है भाई, तो अफ्रीका आता है, और अफ्रीका में जो है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ये भी आपको याद रखना है। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क, देखिए भाई भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको याद होगा कि 4 महानगर कौन कौन सा आता है, दिल्ली आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई यानी मुंबई, यानी ये चारों जो मिलकर के आपका क्या बनाता है, चतुर्भुज मार्ग बनाता है, आपको पता होगा। और इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन 4 महानगरों को जोड़ता है, तो 4 महानगरों को जोड़ता है कौन कौन, तो चेन्नई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मुंबई हो जाएंगे। अब इसका कुल लंबाई की अगर बात करेंगे, स्वर्ण चतुर्भुज का कुल लंबाई की बात करेंगे तो 5800 प्लस समथिंग जो है इसका क्या भाई, इसकी लंबाई है, स्वर्ण चतुर्भुज की लंबाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखना भाई, ध्यान दीजिएगा है ना, लॉरेंस सार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां देख पा रहे हैं पूछा गया लॉरेंस सार क्षेत्र किनके लिए प्रसिद्ध है। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग बताइएगा। देखिए हम सब जानते हैं
के लो एश के लिए है। अब बताइए कोयला का कितने प्रकार है भाई, बताइए सभी बच्चे बताएंगे। कितने बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं? कोयला के कितने प्रकार है ना, कितने प्रकार है, और चारों प्रकारों का नाम आप लोगों को बता दें कि कितने प्रकार इसका, 4 प्रकार। आप उन चारों प्रकारों का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए कितने बच्चे सही सही आप लोग दे पा रहे हैं, है ना, मैं सबका देखता हूं अभी, है ना, जल्दी बताइए फटाफट। अब देखना भाई, देखिएगा अंगूर की खेती, देखिए भाई अंगूर की खेती कहलाती है, यानी अंगूर की खेती को क्या कहलाती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंगूर की खेती कौन सा, है ना, भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है ना, किस तरह का प्रदेश में होता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है, जहां पर खट्टे रसदार की कृषि की जाती है, तो उसी को हम वहीं पर जो है अंगूर की खेती होती है। अब अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है भाई? विटीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर यानी मत्स्य उत्पादन, यानी मत्स्य उत्पादन के, है ना, मत्स्य उत्पादन को क्या कहा जाता है भाई? मत्स्य उत्पादन को ही क्या कहा जाता है? मत्स्य उत्पादन को यानी पीसीकल्चर कहा जाता है। सीरीकल्चर रेशम के उत्पादन को, रेशम के उत्पादन को, रेशम के उत्पादन को यानी क्या कहा जाता है भाई? सीरीकल्चर, रेशम के उत्पादन को, है ना, सीरीकल्चर कहा जाता है। बच्चों ये आपको याद रखना है, मतलब रेशम के उत्पादन को सीरीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर यानी मत्स्य उत्पादन के, है ना, उत्पादन को क्या कहा जाता है भाई? पीसीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को जो है वो विटीकल्चर कहा जाता है। अब सवाल है कि जियोग्राफिया यानी जियोग्राफिया जेनेरालियस के लेखक जो है वो कौन है? तो ये आपका कुमारी सैंपल हो जाएगा, बनानिस, रेडजल या डार्विन। तो हम सब जानते हैं कि यानी वारेनिस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। रेडजल पता ही होगा कि मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, रेडजल को मानव भूगोल का, यह आप लोगों को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, सवाल देखना है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के किस लोगों के किस भाषा परिवार के समूह से संबंधित है? तो बिहार के किस लोग, है ना, किस भाषा परिवार के, यानी देखिए बिहार के लोगों में जो किस भाषा परिवार है, यहां बहुत तरह के भाषा परिवार है, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है ना, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित आता है? तो याद रखिएगा वो आपका द्रविडियन में आ जाएंगे। किस में आ जाएगा बच्चों? वो द्रविडियन में आ जाएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए भाई अंकलेश्वर क्षेत्र, जो कि हम सब जानते हैं कि अंकलेश्वर क्षेत्र ये किनके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो है ना, ये तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम के लिए, और आपको पता ही होगा ये अंकलेश्वर कहां पे स्थित है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये अंकलेश्वर वाली भाई बात जहां आ जाए तो याद रखिएगा आपका सीधा सीधा आंसर गुजरात आपको टिक कर देना है, यानी गुजरात में इसका सही जवाब आपका गुजरात हो जाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से लेकर के 2012 तक का माना जाता है? सब देखिए पंचवर्षीय योजना जो होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? यह आप लोग का पेपर में पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि 1951 से लेकर के 1956 तक जो है पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था, है ना। इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है कितना, 1951 से 56 तक, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 तक। यानी पंचवर्षीय योजना क्या होता है कि एक योजना बनाया जाता है, क्या क्या इन 5 साल के अंदर काम क्या क्या करना है, उन सबका योजना, है ना, बनाया जाता है, इसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। चलिए भाई आप देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक का था, तो वो था आपका कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो वो आपको बच्चों याद रखना है, क्या हो जाएंगे? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो का अवधि जो था, यानी समय जो था 2007 से लेकर 2012 तक का था। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। सवाल पूछा जा रहा है रावाभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थित है? देख पा रहे हैं रावाभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में आप लोगों को बताना है। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल अच्छे से देंगे। देखिए भाई बात किसकी हो रही है? रावाभाटा परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है। तो याद रखिएगा रावाभाटा परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो ये कहां पे है? राजस्थान में है। और पता है आप लोगों को सबसे पहला, है ना, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा, है ना, केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? आप लोगों को मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो आपको बता दे कि सबसे पहले स्थापित किया गया था तारापुर में, जहां पे, है ना, तारापुर यानी कहां पे? महाराष्ट्र में। और नरोडा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थित है? कमेंट कीजिएगा नरोडा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के बारे में, कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट। सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? देखिए आप लोगों को पता है रेशेदार फसल किसको कहा जाता है? जिससे, है ना, कपड़ा बनाया जाता है, रस्सी वगैरह बनाया जाता है, उसको रेशेदार फसल कहेंगे। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो कपास से तो हम लोग जानते हैं कपड़ा बनाया जाता है, ये रेशेदार फसल ही है ना। उसके बाद मेस्टा इससे भी बनाया जाता है, जूट से भी बनाया जाता है, लेकिन कॉफी एक क्या है? एक पेय फसल है। ये क्या भाई? एक पेय फसल है। और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो होगा बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? यानी ऑप्शन आपका बी इसका सही जवाब हो जाएंगे, कॉफी। ठीक है, आगे देखिए सवाल देखना कि किस वर्ष है मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गया था? देखिए किस वर्ष जो है मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गया था बच्चों? तो ये आप लोग याद रखिएगा 1999 में मानव की जनसंख्या कुल जो है कितना? 6 अरब हो गया था, इसका सही जवाब है। आगे देखिए सवाल है कि निम्न से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? देखिए उत्तर पूर्वी भारत के आपसे दक्षिणतम राज्य के बारे में पूछा गया है। तो देखिए उत्तर पूर्वी भारत का राज्य कौन कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए भाई उत्तर पूर्वी भारत के राज्य की बात हो रही है। तो यहां से इसका दक्षिणतम भाग जो आपको दक्षिण, है ना, दक्षिण का जो आपका यानी क्या पूछा जा रहा है? उत्तर पूर्वी भाग। तो आपको पता है उत्तर पूर्वी भाग ये हो गया भारत का, है ना। आप देखिए सॉरी, हाँ, उत्तर पूर्वी भारत आपका ये हो गया, मतलब ये वाला भाग उत्तर पूर्वी भारत, है ना, क्षेत्र होगा ये वाला भाग को, यानी पता ही होगा आपको। ठीक है, यहाँ तो सही से नहीं बन पा रहा, मैं तुमको बता रहा हूं।
हाँ, तो ये वाला उत्तर पूर्वी वाला भाग हो गया। तो यार इसका क्या पूछा गया, आपका दक्षिणतम भाग पूछा गया, तो ये पूरा भाग उत्तर पूर्वी भाग का आ जाएगा। अब दक्षिणतम जो होगा वो आपका यहां पे होगा, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, सहना कौन पड़ता है, वो तिरुपुरा पड़ता है। इसका आंसर आप लोग का भाई तिरुपुरा इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का बी, इसका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बच्चों यहां आपसे सवाल देखिएगा, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कालाहारी मरुस्थल हम सब जानते हैं कि कहां पे है भाई, तो ये आप लोग अफ्रीका में ही पता ही होगा। अब ये आपको बताना है कि ये कहां है ना, किस तरह की जनजाति वहां पाई जाती है, तो बुशमैन पाया जाता है, और आप सभी का आंसर बुशमैन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? सबको पता है कि नवनिश्चयवाद को ही क्या कहा जाता है बच्चों, नवनिश्चयवाद को ही क्या कहा जाता है, रूको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। रूको और है ना जाओ निश्चयवाद कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, रूको और जाओ निश्चयवाद भी इसी को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको प्रवर्तक किसको कहते हैं? इसका प्रवर्तक कहते हैं ग्रिफिथ टेलर। कभी कभी आपका टेलर सिर्फ दिया हुआ रहता है, कभी कभी आपका ग्रिफिथ रहता है, याद रखिएगा, ग्रिफिथ रहे या टेलर रहे, आपका आंसर सेम हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में गोंडवाना कोयला, देखिए भाई कोयला के बारे में आपसे पूछा गया है, ये गोंडवाना कोयला के लिए जो प्रसिद्ध, तो हम सब जानते हैं कि झारखंड जो है गोंडवाना कोयला के लिए, और इसका सही जवाब आपका झारखंड बच्चों, आपका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? अब देखिए, जूट उत्पादक क्षेत्र है ना, अपना भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक कहां पे होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में, है ना, सबको पता है कि पश्चिम बंगाल, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो है जूट का उत्पादन होता है। और याद रखिएगा, जूट उत्पादक क्षेत्र आपको पूछा गया तो वो कौन सा मैदान है भाई, तो गंगा डेल्टा, और ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगर देश की बात करें तो सबसे अधिक जो है जूट कहां पे, कौन सा देश में उत्पादन होता है, तो बांग्लादेश का, याद रखिएगा, है ना, ये सारी चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेघानगर की जनसंख्या कितना होता है? देखिए, एक तो आप लोगों से क्या पूछा जाता है, मिलियन, है ना, मिलियन सिटी के बारे में पूछे जाएंगे। तो मिलियन सिटी में क्या होता है, जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाया जाता है उसको हम मिलियन सिटी कहते हैं। और वही मेघानगर अगर पूछा जाए तो जहां जो है आपका 50 लाख से अधिक होगा, यानी 1 करोड़, है ना, ये 50 लाख से अधिक होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो वहां उसको मेघानगर जनसंख्या कहते हैं, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे। चलिए अब सवाल पूछा गया, फरीदाबाद किस राज्य की, है ना, फरीदाबाद के बारे में बताइएगा, फरीदाबाद किस राज्य की एक शहर है, जो कि आप लोगों को बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है कि इसका आंसर आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से लगाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा आपका, पंजाब भी नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, हरियाणा का होगा, यानी इसका सही जवाब आप लोग का बच्चों हरियाणा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, है ना, क्वेश्चन देखिएगा, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? भाई गेहूं की खेती के लिए जो टेम्परेचर जो होनी चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, सबको मालूम होनी चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री जो है किसका, गेहूं के लिए, जो गेहूं की खेती के लिए जो है टेम्परेचर जो है बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग को देखना है सवाल क्या पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। बाबू ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा गया, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में पूछा गया है, नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर, कोसी नदी पर या दामोदर नदी पर। तो सरदार सरोवर परियोजना आपका जो है नर्मदा नदी पर है, इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाबूवदन पहाड़ी कहां पर स्थित है? देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से लगाइएगा। बाबूवदन पहाड़ी के बारे में आप लोगों को बताना है माय डियर। चलिए देखिए, अगर बात करें बाबूवदन पहाड़ी की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा कि ये कहां पे है, कर्नाटक में, है ना, तो इसका सही जवाब आप लोग का कहां हो जाएगा, कर्नाटक बच्चों, इसका राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखिएगा, सवाल पूछा जा रहा है कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर, है ना, कहा जाता है, कौन सा शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो डियर हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा, कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। देखिए भाई, पनामा नहर की बात हो रही है, किनको कहां से जोड़ता है, तो याद रखिएगा, पनामा नहर जो जोड़ता है वो पनामा नगर को, है ना, पनामा नगर को कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कोलोन से, है ना, ये भाई जोड़ता है किसको भाई, कोलोन से, और पनामा नगर को कहा जाता है कोलोन, है ना। तो इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन, है ना, क्या हो जाएंगे भाई, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। देखिए सवाल पूछा गया भाई, संदेशों का आदान प्रदान। देखिए हम लोग पढ़े थे परिवहन वाला चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे परिवहन वाला चैप्टर में, जो कि परिवहन के बारे में आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा परिवहन के बारे में आप लोग को, और संचार के बारे में। देखिए ये पढ़े थे ना, परिवहन एवं संचार, है ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था संचार और परिवहन के बारे में। देखिए परिवहन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको, है ना, पहुंचाया जाता है,
तो यानी इसको भेजा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। उसी तरह आपका संचार में क्या होता है कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो वो आपका सूचनाओं के बारे में पूछा गया, यानी संदेशों का आदान प्रदान जो होगा आपका यानी संचार हो जाएंगे। अब परिवहन के बारे में आपको पता है परिवहन कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार का होता है, जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। कितने प्रकार का होता है बच्चों, याद रखिएगा 4 प्रकार का होता है। वायु परिवहन है ना, जल परिवहन, स्थल परिवहन, उसके बाद आपका पाइपलाइन परिवहन। सबसे महंगा परिवहन जो होता है बाबू, सबसे महंगा परिवहन होता है एक वायु परिवहन, याद रखिएगा। सबसे महंगा परिवहन वायु और सबसे सस्ता परिवहन आपका जल परिवहन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे महंगा वायु परिवहन, सबसे सस्ता जल परिवहन, चारों परिवहन का नाम याद रखना है और इसका आंसर आपने तो बिल्कुल सही लगाया है। चलिए अब सवाल पूछा जाए एशियन कहां पे भाई, तो याद रखिएगा ये एशियन के बारे में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा माय डियर। देखिए एशियन की अगर बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है, इसका सही जवाब आप लोगों का जर्मनी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चावल और धान की खेती क्या कहलाता है भाई, देखिए चावल और धान की खेती को क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं, बिल्कुल नहीं। रोपण कृषि तो आप लोग जानते हैं कि रोपण कृषि हम लोग किसको कहते हैं, कॉफी है ना, कॉफी हो जाएगा, उसके बाद आपका है ना कोको हो जाएगा, मतलब जो एक बार है ना जिसको उत्पादन करने के बाद जो है ना 1 से 2 साल तक उससे फसल लेते हैं, कोको हो जाएगा, रबर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, चाय हो जाएगा, है ना, चाय हो जाएगा, मतलब एक ही तरह का फसल की जाती है इसमें, जिसको एकल कृषि भी कहा जाता है ये रोपण कृषि को, और ये आपका जो है नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आपका चावल धान की खेती पूछा है। ट्रक कृषि क्या होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा, ट्रक कृषि को किसको कहते हैं, जो खास करके शहर के निकट यानी बाजार के निकट जो है, मतलब जिस तरह की खेती की जाती है जिसमें फल फूल सब्जी को जो है ट्रक में लाद करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है, उसको ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। और एक खास करके शहर के ही है ना नजदीक जो है ऐसे कृषि की जाती है। उसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि, वैसे कृषि जिसमें है ना कहां पे होता है ऐसे कृषि, जहां खट्टे रसदार की फसलों की जाती है, कहां पे भाई, भूमध्य कृषि में। इसमें आपका जो है ना किया जाता है, अनानास का किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन कौन सा फसल उगाया जाता है भाई, अनानास, यानी जो खट्टे रसदार की फसल होगा, शाखान अनानास हो जाएगा, अंगूर हो जाएंगे, ये जो इस तरह के फसल जो आपका कहां पे उगता है भाई, तो वो भूमध्य सागरीय कृषि में होता है। तो आपका बचा क्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका गहन निर्वाह कृषि। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी यानी गहन निर्वाह कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस पर्वतीय ऊंटी पर है ना, देखिएगा कहा जा रहा है किस पर्वत पर ऊंटी के पर्यटक केंद्र अवस्थित है भाई, तो ऊंटी पर्यटक केंद्र की अगर बात करेंगे तो हम सब जानते हैं वह कहां हो जाएगा, नीलगिरी बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी नीलगिरी बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि किस नगरीय क्षेत्रों में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। देखिए भाई आप लोगों को पता होना चाहिए किस जो है प्रवासीय है ना, किस प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है, किस नगर में जो है प्रवासी अंक जो है सबसे ज्यादा प्रवास कहां पे आता बताइए, होगा आपको मुंबई में, है ना। तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा भाई, मुंबई। इसीलिए होता है क्योंकि वो एक तो फिल्मी इंडस्ट्रीज को लेकर के साथ साथ में भारत का वित्तीय राजधानी भी है, और वहां पर जो है ना घूमने उमने के लिए भी जगह है, और इसलिए जो है ज्यादा जो वहां लोग प्रवासी आते हैं, याद रखिएगा। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, देखिए जल, जहां जल की कमी, अभाव मतलब समझ रहे हैं, जहां जल की कमी होगा वहां जो है लोग रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का होगा, सघन बस्ती होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर आपको जो होगा बच्चों प्रकीर्णन बस्ती देखेंगे, मतलब वहां आपको सघन नहीं दिखेंगे, वहां आपको विरल दिखेंगे, है ना, विरल दिखेंगे, यानी दूर दूर घर दिखेंगे। पानी के अभाव की वजह से लोग जहां उसको अनुकूल लगेगा वहीं लोग ज्यादा बसते हैं, ये आपको याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए खरीफ फसल की ऋतु क्या है ना, खरीफ फसल की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो खरीफ फसल होती है भाई, तो आप सबको पता होगा खरीफ फसल, आप लोग 5 खरीफ फसल का नाम बताइए। देखिए आप लोग इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे द्वारा, 5 खरीफ फसल का नाम बताइए, एकदम बताइए फटाफट, 5 खरीफ फसल का नाम, फसल के नाम, 5 खरीफ फसल के नाम बताइए। ये सभी बच्चे लगाएंगे, फटाफट दीजिए। अब भाई ये जो होता है जून से है ना अक्टूबर तक भी होता है, सितंबर तक, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में सितंबर तक ही दिया हुआ है, लेकिन जून से अक्टूबर तक होता है ना, ये आपको याद रखना। इसका सही जो है आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए सवाल देखना है, ध्यान दीजिएगा भाई। सवाल पूछा गया ब्राजील के कॉफी बागान को, यानी ब्राजील में जो कॉफी बागान होता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए ब्राजील में जो कॉफी बागान होते हैं उसको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, यानी क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग संबंधित है भाई, हम सब जानते हैं बिस्कुट उद्योग के बारे में आप लोगों को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मालूम होगा बिस्कुट जो होता है वो आपका क्या सीधा सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, जिसको हम लोग खरीद करके जो है खाते हैं, यानी कस्टमर तक सीधा पहुंचाता है। ये आपका बिस्कुट उद्योग क्या करते हैं भाई, ये उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही लगाए। चलिए आगे देखिएगा, बहासरोतीकरण पता ही होगा आपको, ये पंचम क्रियाकलाप में आता है। बहासरोतीकरण क्या हो जाएगा भाई, ये बताइएगा
बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, ये दक्षता सुधारने में होगा, उसके बाद कीमतों को घटाने में भी होता है, विकासशील देशों में होता है। तो इसका सभी का सभी आप लोग का आंसर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी इसका आंसर आपने अगर डी लगा दिए हैं तो बच्चा आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएंगे। अब माय डियर ये बताइए कि यहां आप लोगों को मेरे द्वारा देखिए आपको ज्योग्राफी में 70 क्वेश्चन दिखेंगे। कितना भाई एग्जाम है 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो मैं सोचा कि चलो आज आप लोग का 35 ही प्रश्न का टेस्ट लिया जाए। तो आप लोग बताइए कि इन 35 में से खुद से कितने क्वेश्चन को आप लोग ने सॉल्व किए हैं, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। अब डियर एक चीज और बताइएगा आप लोग, है ना, देखिए है ना, आप लोग जो भी बच्चे नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं इस नंबर पे हाई हेलो लिख करके सेंड कीजिएगा, है ना। अगर आपको ग्रुप में भी साथ में जुड़ जाइएगा, मैसेज आएगा, एक मैसेज पे क्लिक करके जो है आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक चीज और आपको देखने को मिलता है, वहां ध्यान दीजिएगा कि हाँ, जिस बच्चे को नोट्स लेना है, नोट्स के लिए काफी बच्चे परेशान है, सर नोट्स कैसे लेंगे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स ले लीजिए भाई, आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा, जहां से आप तैयारी करके आपका बोर्ड एग्जाम है बहुत ही बेहतर अंक ला सकते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है, ये सुनहरा अवसर को मत गंवाइए, है ना। मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, आपको एक बार मौका मिला लाइफ में, इसीलिए इस मौका का फायदा उठाइए और कुछ अच्छा कीजिए। चलिए तो डियर मिलते हैं, है ना, आप लोगों से, और लव यू ऑल बच्चों, फिर बातें होगी, और चलिए बाय बाय।